Good morning, everyone. Thank you, Professor S.M. Hadole, sir, Professor Tushar Ugle, sir, other faculty of KK Wag, and scientists joining, and farmers and students. I am Sumit. I'm co-founder Philo. We basically work in IoT and AI-based precision farming solutions for farmers. तो स्टार्ट करते हैं. अगर करंटली हम लोग एग्रीकल्चर देखें तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको समझने की जरूरत है और जिनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत है. वो प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन साइड में हो सकते हैं, मार्केट साइड में हो सकते हैं, मार्केट लिंकेज में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स में हो सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. और उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम लोग ने सबसे पहले 2015 से 2019 के बीच किसान कॉल सेंटर में जो किसानों ने जो सवाल पूछे 5 साल में, करीब 58 लाख ऐसे सवाल थे जो किसान रोज किसान कॉल सेंटर में पूछते थे. तो वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग ने एनालिसिस किया, वो सारे क्वेश्चंस देखे. तो उससे हम लोग को पता चला कि मैक्सिमम जो सवाल थे वो थे अराउंड वेदर एंड सोइंग, कि कैसा वेदर रहने वाला है और कब मेरे को सो करना चाहिए, कब स्प्रे लेना चाहिए, कब पेस्टिसाइड लेना चाहिए. तो मैक्सिमम जो सवाल थे वो सब वेदर और सोइंग के बेस पे थे. तो उसके बाद जो अगली मेजर सवाल थे वो होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. हाँ, उसके बाद जो मेजर सवाल थे वो थे अराउंड पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स जो हो रहे थे, अराउंड वाटर मैनेजमेंट, अराउंड मार्केट, ऐसे डिफरेंट सवाल थे. लेकिन मेजरली किसान जो सवाल पूछ रहे थे वो वेदर के अराउंड थे, कि वेदर कैसे रहने वाला है, हम लोग को कब इरिगेशन करना चाहिए, कब उसके बेस पे स्प्रे करना चाहिए पेस्ट और डिजीज के लिए. तो वो मेजर सवाल थे. तो उसके बाद हम लोग ने सोचा कि क्या और प्रॉब्लम्स हैं जो कि करंटली हम लोग एग्रीकल्चर में फेस कर रहे हैं. तो अगर हम प्रोडक्शन साइड देखें एग्रीकल्चर का, तो हम लोग 30% लेस प्रोड्यूस करते हैं जो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर सॉल्यूशन. तो इसके लिए टेक महिंद्रा की एक रिसर्च थी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिसर्च थी जिसको हम लोग ने स्टडी किया. तो हम लोग अराउंड 30% लेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम एग्जैक्टली कर सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर से. उसके अलावा हम लोग 30% जो प्रोड्यूस होता है हम लोग का, वो डिजीज और पेस्ट से लॉस हो जाता है. और अगर हम क्वालिटी देखें तो इंडिया में क्वालिटी ओनली 5 to 8% एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस हम लोग कर पाते हैं, जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही बैठता है. उसके बाद हम लोग 20-25% मोर ज्यादा हम लोग खर्च करते हैं अपनी एग्रीकल्चर को करने के लिए, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए. ये सब करते हुए भी हम लोग बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको भी हार्म पहुंचा रहे हैं. हम लोग एक्सेस वाटर यूज करते हैं. 80% ऑफ जो वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है. और हम लोग सॉइल का भी साथ में इरोजन कर रहे हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर डाल के, एक्सेसिव वाटर यूज करके. तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रोडक्शन साइड ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग को दिखी. तो इसको सोल्व करने के लिए इसको थोड़ी एक प्रॉब्लम का थोड़ा डिटेल में जाते हैं. अगर हम लोग इरिगेशन देखें सबसे पहले, तो इरिगेशन होना कैसे चाहिए, आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट के बेस पे होना चाहिए, आपकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे होना चाहिए, आपको कितना प्रोड्यूस लेना है, कौन सी क्रॉप का प्रोड्यूस लेना है उसके हिसाब से होना चाहिए. आपका इन्वायरमेंटल डेटा कैसा है, आपके यहाँ रेन कब हुई है, कितनी हुई है, और आपका सॉइल में कितना उसके हिसाब से मॉइस्चर है उसके हिसाब से होना चाहिए. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो मेनली शेड्यूल बेस्ड इरिगेशन है. हम लोग थोड़ा बहुत वेदर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत बारिश हो गई है तो नहीं करते हैं, बट वो सब गैस बेस्ड. तो शेड्यूल बेस्ड एग्रीकल्चर मोस्टली हम लोग शेड्यूल बेस्ड इरिगेशन मोस्टली हम लोग फॉलो करते हैं. और वो शेड्यूल हम लोग क्रॉप स्टेज को थोड़ा बहुत देख लेते हैं. हम लोग नहीं देखते कि कितना प्रोड्यूस हम लोग को लेना है, हम लोग इन्वायरमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, सॉइल का हम लोग को उतना डेटा नहीं है कि हम लोग उसके बेस पे ये डिसीजन ले सके कि कब और कितना इरिगेट करना है. तो ये एक इरिगेशन में प्रॉब्लम है. उसके बाद अगर हम पेस्ट और डिजीज का प्रॉब्लम देखें, तो होना क्या चाहिए कि ओनली व्हेन जब आपकी डिजीज प्रेशर ज्यादा है, जब आपका डिजीज अटैक होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जब आपको पता है कि तब मेरी उस डिजीज का साइकिल क्या है, वो सब पता करके आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे स्प्रे लेना चाहिए
टू ताकि उसकी एफिकेसी भी अच्छा रहे और उसका हम लोग को रिजल्ट भी मिल पाए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि मोस्टली 10 डेज 5 डेज का जो भी शेड्यूल बेस्ड होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। और एनवायरनमेंट वैसा रहता है तो कुछ-कुछ एडिशनल स्प्रेज भी लोग ले लेते हैं और पैनिक स्प्रेज भी उनमें इंक्लूड रहती है कि अचानक बारिश हो गई तो हमने 1-2 स्प्रे ले लिया। तो वो सब हम लोग वो सब हम लोग बिना किसी डेटा के बेस पे करते हैं। डायरेक्टली हम लोग एक बार एनवायरनमेंट देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर शेड्यूल ही फॉलो करते हैं। जो शेड्यूल हो सकता है बहुत पुराना हो सकता है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हों, लेकिन हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन देखें तो होना क्या चाहिए कि फर्टिलाइजर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कितने डिग्री डेज मिलने वाले हैं, आपकी लाइट कैसे मिलेगी प्लांट को और सॉइल की आपके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपके पौधे में उसमें से कितना केमिकल वो ले पा रहा है, क्या आपकी क्रॉप टाइप है, क्या आपकी क्रॉप स्टेज है। लेकिन हम लोग मोस्टली उसमें भी शेड्यूल फॉलो करते हैं और सॉइल केमिकल एनालिसिस या ये सब बहुत कम लोग करते हैं। और एनवायरनमेंट को तो कोई फॉलो मतलब लोग यूज ही नहीं करते हैं इन केस ऑफ एटलीस्ट फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स का हम लोग एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या आइडियल फार्मिंग में क्या होना चाहिए? हम लोग को जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि हम लोग के पास कुछ टेक्नोलॉजी टूल हो जो कि हम लोग को रियल टाइम डेटा देता रहे और उसके बेस पे हम लोग अपनी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने खेत पे उसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि हम लोग को पहले से पता हो कि ये कंडीशंस हैं तो ये करने में मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हम लोग को फार्म का डेटा चाहिए और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके हम लोग एफिशिएंट जो अपने रिसोर्स हैं, फर्टिलाइजर है, वाटर है या फिर स्प्रे है, उनको एक एफिशिएंट यूज उनका कर पाएँ और फाइनली उन सब का जो आउटकम है वो हमारे प्रोड्यूस पे भी हो। दिस शुड बी द आइडियल सॉल्यूशन टू ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स कि हम लोग के पास एक कुछ डेटा देने के लिए कुछ सिस्टम हो, उस सिस्टम के बेस पे हम लोग डिसीजन ले पाएँ और उस डिसीजंस के बेस पे हम लोग अपनी फार्मिंग करें। तो क्या-क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग को चाहिए ये सब डिसीजन लेने के लिए? अगर हम लोग बात करें आपके क्रॉप के बारे में तो आपको फार्म पे क्या-क्या एक्चुअली पैरामीटर्स चाहिए कि जिसके बेस पे हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए? तो हम लोग को अगर इरिगेशन का अच्छे से करना है तो हम लोग को सॉइल का मॉइस्चर हमेशा पता रहना चाहिए। हम लोग को सॉइल टेम्परेचर पता होना चाहिए टू टेक सर्टेन डिसीजंस जैसे मल्चिंग करना है, नहीं करना है, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, रूट्स कैसी हैं, उन सब के लिए। फिर हमें एनवायरनमेंट का डेटा हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास एयर टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए, एयर प्रेशर होना चाहिए, लीफ वेटनेस होना चाहिए, कितना आवर्स आपके लीफ पे वेटनेस रहा, कितना लक्स आपके प्लांट को मिल रहा है, कितना रेनफॉल हुआ वो हम लोग के पास डेटा होना चाहिए। विंड कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन से चल रही है वो हम लोग के पास डेटा होना चाहिए टू टेक सर्टेन डिसीजंस। तो ये सारा डेटा हम लोग के पास ये सारा ऑल these parameters should be in a particular system या वेदर स्टेशन या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो भी हम लोग बोलें, तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग को कंसीडर करने चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फार्म पे। These are the critical parameters that we should always be checking. तो इसके बाद सर्टेन सर्टेन इसमें सर्टेन वेरिएंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेदर स्टेशन एक जगह पे लगा है, तो वो माइक्रो क्लाइमेटिक ज़ोन जो कि आपका 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक का रेंज हो सकता है, उसको कवर करता है अगर। तो हम लोग बाकी जो भी अपने प्लॉट्स हैं उसपे हम लोग को अलग से वेदर स्टेशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है। उसपे हम लोग बस सॉइल का मॉइस्चर देख सकते हैं या फिर थोड़ा और पास है तो वहाँ पे रेनफॉल की अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हम लोग बाकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लीफ वेटनेस देख सकते हैं। तो वो सारे वेरिएंट्स इसमें हो सकते हैं कि आपके पास एक मेन वेदर स्टेशन लगा है, उसके बाद आपके पास थोड़ी दूर में थोड़ी दूर पे आपके प्लॉट्स हैं या थोड़ी दूर पे आपके फार्म है, तो वहाँ पे आप बस सॉइल मॉइस्चर लगा के भी उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स उसमें हो सकते हैं। तो अभी ये बेसिकली काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी? क्या होता है? कैसे डेटा आता है? क्या प्रोसेसिंग होती है? तो उसका थोड़ा तो ये जो एक डिवाइस है बेसिकली वेदर स्टेशन या आईओटी डिवाइस या आप जो भी बोले इसको इसमें डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, वो आपके फार्म पे प्लेस होता है। तो ये हर 10 से 15 मिनट में आपको फार्म डेटा की रीडिंग भेजता है जिसमें 11 क्रिटिकल पैरामीटर्स कवर होते हैं। तो वही आपके एनवायरनमेंट पैरामीटर्स और आपके सॉइल पैरामीटर्स। तो एनवायरनमेंट में आपका एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लीफ वेटनेस, लाइट इंटेंसिटी और आपका विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और रेन हो गया। और आपके सॉइल में आपका सॉइल मॉइस्चर हो गया डिफरेंट रूट ज़ोन पे और आपका सॉइल टेम्परेचर हो गया। और उसके बाद ये डेटा लाइव डेटा सर्वर पे आता है। उसके बाद सर्वर पे आके आपको एग्रोनॉमी डिसीजन लेने के लिए फार्म पे जो डिसीजन लेने के लिए उसके लिए डेटा प्रोसेस होता है रियल टाइम
उसमें आपका डिजीज प्रेशर क्या आएगा, उसमें आपका इरिगेशन करना है कि नहीं करना है, उसमें आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए सही टाइम है कि नहीं है। वो सारा डेटा पेस्ट पेस्ट का क्या अटैक होने वाला है, वो सारा डेटा के लिए वो सारा डिसीजन लेने के लिए डेटा प्रोसेस होता है पहले। उसके बाद आपको मोबाइल ऐप पे ये पूरा डेटा और ये डिसीजन मिलते हैं। कि आपका लाइव डेटा क्या है और उसके बेस पे आपके क्या-क्या डिसीजंस जो हैं आप लोग उसके बेस पे ले सकते हैं या आपको आज फार्म पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से करनी चाहिए। वो सारे आपको उसके बाद लाइव मोबाइल ऐप पे मिलते हैं। तो मोबाइल ऐप कैन बी इन एनी लैंग्वेज, वो हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, मराठी में हो सकती है, जैसा भी आपको लगे। तो क्या-क्या बेसिकली कैसे दिखता है और क्या-क्या कवर करते हैं पैरामीटर्स हम लोग वेदर में, वो आपको थोड़ा बताते हैं। तो 2 सॉइल मॉइस्चर हो गया। तो और ऑल दिस डेटा शुड बी जब भी फार्मर को डेटा दिखे तो उन लोग को एकदम पहली बार में देखते ही वो समझ में आना चाहिए कि उसका क्या कंडीशन है वहाँ पे। मतलब इतना ईज़ी एक इंटरफ़ेस रहना चाहिए कि उनको ज़्यादा सोचना ना पड़े। मतलब ऑल दिस शुड बी सारा जो प्रोसेसिंग है वो बैकएंड में हो रहा हो, लेकिन फार्मर्स को सीधा-सीधा ये मिले कि उन्हें ये आपके खेत पे करना है, हम लोग ने ये प्रोसेस करके इतना बताया। तो उसके लिए एक एक सिंपल सा इंटरफ़ेस डिज़ाइन होना चाहिए जो कि आपको डिफरेंट लेवल के सॉइल मॉइस्चर बताएगा, डिफरेंट कलर कोडिंग रहेंगी उसमें। रेड कलर है तो उसमें वहाँ पे डेंजर के धोखे के चांसेस हैं, अगर ग्रीन कलर है तो सब कुछ अच्छा है, येलो है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। तो ये हर पैरामीटर आपकी क्रॉप के हिसाब से, क्रॉप स्टेज के हिसाब से, आपकी सॉइल के हिसाब से कैटेगराइज़्ड होने चाहिए कि इस टाइम पे ये है तो अच्छा है। तो वो आपको सॉइल मॉइस्चर मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी रूट ज़ोन का, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट डेटा मिलता है, लीफ वेटनेस मिलता है, रेन मिलता है, तो वो सारा डेटा आपको लाइव डेटा मिलता है। उसके बाद इस डेटा के बेस पे डिजीज़ प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। डिजीज़ प्रेडिक्शंस तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के हिसाब से। मान लें आप ग्रेप की बात करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है, बोट्राइटिस है, वो डिफरेंट स्टेज में आता है, डिफरेंट कंडीशंस में आता है। तो करंट कंडीशन में उसके क्या चांसेस हैं और ये सब डेटा के बेस पे हम लोग वो डिजीज प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज होने के अभी कितने चांसेस हैं और आपको उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए। मान लीजिए लगातार 4-5 दिन हाई चांसेस हैं तो आपको स्प्रे लेना चाहिए, अगर चांसेस हैं ही नहीं तो भी आपको जो शेड्यूल बेस्ड स्प्रे है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो वो सारा डिसीजन आपको मोबाइल ऐप पे उसके हिसाब से आता है। इसके अलावा हम लोग स्प्रे टाइमिंग्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा टी एक अच्छा मेथड है स्प्रे टाइमिंग बताने का या प्रेडिक्ट करने का, वो यूज़ करते हैं। तो डेल्टा टी से जैसे आपको पता चलता है कि बेस्ट टाइम क्या है, एफिकेसी ऑफ स्प्रे लेने के लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो वो आपको मिल रहा है प्रेडिक्ट करके डेल्टा टी अगले कुछ घंटों का, अगले 10 घंटों का, अगले 6 घंटों का, अगले 12 घंटों का प्रेडिक्ट करके कि डेल्टा टी क्या रहने वाला है आपके प्लॉट पे। तो वो उसके हिसाब से आपको स्प्रे टाइमिंग्स आता है कि आपको इस टाइम पे एग्ज़ैक्टली स्प्रे लेना चाहिए ताकि उसकी एफिकेसी सबसे बेस्ट रहेगी। तो वो अपना डेल्टा टी के हिसाब से हो जाता है, उसके अलावा सारे डिजीज़ प्रेडिक्शंस होते हैं। तो जैसे डिजीज़ का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, तो हम लोग डिजीज़ प्रेडिक्शन के लिए मेनली एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी और लीफ वेटनेस लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार डिजीज़ का प्रेशर जो है बढ़ रहा है। इन सर्टेन कंडीशन जब आपकी लीफ वेटनेस रहती है, सुबह ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, टेम्परेचर भी ठीक-ठाक रहता है, तो आपके ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के हैं, ये चांसेस बढ़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चांसेस 100% गए, 2 दिन लगातार 100% रहे, ये स्प्रे आपका पॉइंट है। तो वहाँ पे स्प्रे लिया और फिर आपके डिजीज़ चांसेस 0 हो गए। फिर से किसी दिन वो मीडियम रहेगा, किसी दिन लो रहेगा, किसी दिन नील रहेगा, फिर वो बढ़ना चालू होगा। तो जैसे ही वो हाई जाएगा उसके बाद अगर आप स्प्रे लेते हैं तो वो स्प्रे भी बेस्ट एफिकेसी रहेगी और आपका डिजीज़ भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये डिजीज़ प्रेडिक्शंस के कुछ डेटा है, इस तरह से इसके बेस पे डिजीज़ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वेरिफिकेशन डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल्स के करने के लिए, तो ये जैसे डाउनी और एंथ्रेक्नोज इस टाइम पे हाई है तो ये अपने को ऐसा दिखता है, वो प्लॉट पे उस टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्लॉट्स जो कि छोड़ दिए हैं वहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए आपका डिजीज प्रेडिक्शन ये डिजीज प्रेडिक्शन वेरिफिकेशन है। सिमिलरली ऐसे ही पाउडरी मिल्ड्यू के कुछ केसेस में चांसेस हो सकते हैं। वैसे ही आपने पेस्ट के हो सकते हैं, थ्रिप्स के, माइट्स के, मिलीबग के, वो सारे पेस्ट के एनवायरनमेंट बेस्ड मॉडल्स के बेस पे कि क्या चांसेस हैं अभी आपके प्लॉट में होने के, तो वो आता है। फिर उसके बाद डेली सुबह हम लोग जब उठे तो आपकी जो वेदर स्टेशन है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसके बेस पे आपको ये मिलना चाहिए कि अ,
कल क्या क्या हुआ पूरे दिन, कल क्या क्या कंडीशंस थी, मेरा कल सोइल में कैसा मॉइस्चर था, मेरे कल टेम्परेचर कैसा था, ह्यूमिडिटी कैसी थी, उसके बेस पे क्या आज कुछ होने के चांसेस हैं क्या हाई, और कल वेपर ट्रांसपिरेशन कितना हुआ, उसके बेस पे मेरा इरिगेशन आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिजीज और पेस्ट का आज क्या अटैक है, तो वो डेली आपको सुबह जैसे ही आप उठे तो आपको अपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बेस में अलर्ट्स मिल सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं और क्या-क्या डिसीजन उसके बेस पे लेने चाहिए। तो ये एक हो गया। डेली रिपोर्ट में आपको डेली सुबह-सुबह उसका अ, डेटा मिलता है। उसके बाद आपकी हर जैसे ही क्रॉप की स्टेज चेंज होती है, मान लीजिए आपकी क्रॉप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में गई, तो उसके उस स्टेज में क्या-क्या हुआ? उस स्टेज में आपको क्या कंडीशंस थी, क्या आपके टेम्परेचर थे, क्या आपका ह्यूमिडिटी थी, कितना आपका लक्स मिला आपको एवरेज, कितने डिग्री डेज़ आपको मिले उस उस स्टेज में जाने के लिए? आपने प्रूनिंग ली है मान लीजिए इन केस ऑफ ग्रेप्स, तो आपको उस प्रूनिंग तक कितना डिग्री डेज़ मिल चुका है, ताकि आपका हम लोग प्रेडिक्ट कर सकें कि आपका फ्रूटफुलनेस कैसा रहेगा इस सीज़न में, उसके बेस पे। तो वो सारा डेटा आपको क्रॉप स्टेज के हिसाब से मिल सकता है। उसके बाद हाँ, ये लाइव फार्म डेटा आपका वेदर प्रेडिक्शन में काम आ सकता है। तो वेदर प्रेडिक्शन के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं, जो कि मैक्रो क्लाइमेटिक बेस्ड है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का वेदर प्रेडिक्शन होता है, या सैटेलाइट बेस्ड जितने भी मॉडल्स होते हैं, वो सारे मैक्रो क्लाइमेटिक मॉडल्स होते हैं। तो वो आपको एक डिजीज़ का बता दें, एक डिस्ट्रिक्ट का बता देंगे, एक एक तालुका का ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे। लेकिन अगर हम लोग को पहुँचना है फार्म लेवल पे अगर हम लोग को वेदर प्रेडिक्शन के लिए पहुँचना है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं? तो उसमें आपका फार्म का लाइव डेटा बहुत काम आ सकता है कि आपके फार्म पे अभी क्या हो रहा है, और आपके फार्म पे पिछले 1 हफ्ते में क्या-क्या हुआ, उसके बेस पे रेन आने के चांसेस कितने हैं। अगर हम लोग के पास 3-4 महीने का वो डेटा होता है, तो हम लोग वेदर प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं आपके फार्म लेवल का। तो वेदर प्रेडिक्शन में ये डेटा बहुत यूज़ होता है, और वेदर प्रेडिक्शन आपको पता है जितनी भी सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उनके लिए वेदर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको अगले दिन का वेदर पता है, 1-2 दिन का वेदर पता है, तो आप बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लेबर की प्लानिंग कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ जो कल करनी थी वो आज कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव स्प्रे लेके रख सकते हैं। तो वो अ, वेदर प्रेडिक्शन उसके बेस पे आ सकता है। तो वेदर प्रेडिक्शन में जैसे हम लोग मेनली हम लोग 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो आपका मैक्रो क्लाइमेटिक वेदर जो आपको मिल जाता है डिफरेंट एजेंसी से, या डिफरेंट सैटेलाइट बेस्ड वेदर जो रहता है वो वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद आपके जो फार्म लेवल का जो वेदर होता है, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज़ होता है। तो आपका फार्म लेवल जो वेदर स्टेशन जो लाइव डेटा भेज रहा है हर 10-15 मिनट में, उस डेटा को आपके जो वेदर प्रेडिक्शन है मैक्रो क्लाइमेटिक, उस पे सुपर इम्पोज़ करके, और आपके फार्म लेवल का वेदर कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो वो वेदर प्रेडिक्शन के लिए उसमें यूज़ हो सकता है। अ, इसके बाद अ, इसके बाद जो हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं विद दिस वेदर स्टेशन, हम लोग ने क्या-क्या हम लोग की फाइंडिंग्स हैं, हम लोग के डिफरेंट इरिगेशन के बारे में या डिजीज़ के बारे में, वो थोड़ी मैं शेयर करता हूँ कि उसको हम लोग कैसे-कैसे हम लोग ने क्या-क्या देखा बेसिकली। तो अ, ये 2 फार्म का जैसे डेटा है, तो ये अपने 2 लेवल के सॉइल मॉइस्चर हैं। तो सॉइल मॉइस्चर हम लोग का कैसे काम करता है, बेसिकली सॉइल वाटर टेंशन जो टेंशियोमेट्रिक मेथड होता था उस पे काम करता है, जो ओल्ड टेंशियोमेट्रिक मेथड है। तो टेंशियोमीटर सॉइल टेंशन मतलब आपके प्लांट को या आपकी रूट्स को सॉइल से वाटर निकालने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ता है, किलो पास्कल में या सेंटीबार में, कितना प्रेशर उसको लगाना पड़ता है। तो अगर आपके प्लांट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब सॉइल में वाटर कम है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आपका ये टेंशन बढ़ रहा है, मतलब आपका मॉइस्चर सूख रहा है, और जैसे ही आप इरिगेट करेंगे वो मॉइस्चर तुरंत ड्रॉप हो जाता है। तो वाटर अगर वहाँ पे पहुँच गया तो आपका टेंशन कम हो जाएगा, आपकी रूट्स में टेंशन कम हो जाएगा। तो वो उस मेथड पे काम करता है बेसिकली, कि जैसे-जैसे आपका सॉइल टेंशन बढ़ेगा, मतलब आपका सॉइल सूखा है, और वो डिफरेंट सॉइल के हिसाब से अलग होता है। एक सॉइल में मान लीजिए 35 किलो पास्कल है, तो वो किसी और सॉइल में वो 35 किलो पास्कल का मतलब कुछ और मॉइस्चर हो सकता है। तो वो आपके हर सॉइल टाइप पे होता है। डिफरेंट डिफरेंट किलो पास्कल का डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज सॉइल मॉइस्चर का मतलब होता है। तो ये डिफरेंट जैसे 2 प्लॉट्स का है, ये आपका सॉइल मॉइस्चर 1 है, ये सॉइल मॉइस्चर 2 है। सॉइल मॉइस्चर 1 जैसे ही उन्होंने यहाँ पे इरिगेट किया, वो ड्रॉप हो गया। यहाँ पे एक और इरिगेट हुआ, वो ड्रॉप हो गया।
सिमिलर प्लेस पे आपका सोइल मॉइस्चर 2 भी ड्रॉप हुआ होगा। और इसमें होता क्या है कि क्योंकि हम लोग जो हम लोग का इरिगेशन होता है उसमें सबसे ऊपर ऊपर का जो मॉइस्चर है वो पहले डाउन होता है और डेफिनेटली वो पहले ही उठता भी है। तो आपका जो नीचे का जो सॉइल मॉइस्चर है वो आपका लेट लेट डाउन होता है और लेट ही उठता भी है वो। क्योंकि नीचे रूट्स भी कम होती है और तो उतना वाटर वहाँ से ले भी नहीं पाते हैं। प्लस सॉइल का एक मोटा लेयर रहता है बीच में, तो आपका सॉइल मॉइस्चर 2 बहुत धीरे-धीरे उठेगा और तो आपको उसके बेसिस पे आप अपने इरिगेशन का डिसीजन ऐसे भी ले सकते हैं कि मेरे को आज अगर मान लीजिए कि आपके दोनों सॉइल मॉइस्चर ड्रॉप हो गए, दोनों सॉइल मॉइस्चर ड्राई हो रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि एक लॉन्ग इरिगेशन लेना चाहिए, ताकि आपका पूरे रूट ज़ोन को आपका प्रॉपर वाटर मिल सके। लेकिन होता क्या है कि सॉइल मॉइस्चर 1 जैसे जो अपना प्राइमरी रूट ज़ोन है, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप होता है। तो हम लोग को अगर उस केस में आपके सेकेंडरी रूट ज़ोन में अभी तक वाटर है, तो हम लोग को एक छोटा इरिगेशन करना चाहिए और उसी हिसाब से हम लोग को फर्टिगेशन भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा इरिगेशन करेंगे वहाँ पे, तो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स भी अगर साथ में देते हैं, तो न्यूट्रिएंट भी लीच होंगे, वाटर देते हैं, तो वाटर भी लीच होगा, तो वो पानी आपके प्लांट का कोई काम का नहीं है। तो उसके बेस पे हम लोग अपने हम लोग अपने इरिगेशन इंटरवल भी देख सकते हैं कि आपको छोटा इंटरवल का इरिगेशन करना है, लंबे इंटरवल का इरिगेशन करना है, या फिर आपके प्लांट के हिसाब से, आपकी सॉइल के हिसाब से, आपकी स्टेज के हिसाब से कौन-सा एग्ज़ैक्ट आवर्स ऑफ इरिगेशन आपको देना चाहिए, ताकि आप मोस्ट एफिकेसी उसमें आपको मिले। तो वो वैसे हम लोग इरिगेशन के लिए इरिगेशन मैनेजमेंट में इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट 2 फार्म का है। एक फार्म पे जैसे 2 इरिगेशन हुए, इस फार्म पे 1 ही इरिगेशन हुआ है यहाँ पे। जैसे इरिगेशन हुआ सॉइल मॉइस्चर आपके ड्रॉप होंगे और आपको पता लगेगा कि आपने कितना घंटा इरिगेट करने पे कितना पानी नीचे गया। इससे आपको अपनी सॉइल की पोरोसिटी भी समझ में आती है। आपकी सॉइल का पर लोकेशन रेट भी समझ में आता है कि 1 घंटे में मेरी सॉइल में कितना मॉइस्चर नीचे जा रहा है और कितने तेज़ी से फिर आपका उसके हिसाब से मॉइस्चर ड्रॉप हो रहा है। तो वो उससे अपने को अपनी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ में आती हैं। फिर उसके बाद कितना डिफरेंस है जैसे दोनों सॉइल मॉइस्चर के बीच में। मान लीजिए प्राइमरी रूट ज़ोन और सेकेंडरी रूट ज़ोन के मॉइस्चर के बीच में कितना डिफरेंस हमेशा है। उससे अपने को ये भी समझता है कि आपकी रूट्स कितनी हेल्दी हैं। मतलब अगर डिफरेंस कम है, मतलब अगर दोनों एक साथ सूख पा रहे हैं, तो मतलब आपकी रूट्स काफ़ी हेल्दी हैं। आपकी लोअर रूट्स भी अच्छे से वाटर एब्ज़ॉर्ब कर पा रही हैं। तो मतलब आपका उसके हिसाब से आपकी रूट्स भी हेल्दी होंगी। तो वो अपने को प्लांट की हेल्थ और रूट की हेल्थ भी उससे समझ में आती है अगर आपके सॉइल मॉइस्चर का डेटा आपके पास है रियल टाइम। तो ये सब डेटा उसमें धीरे-धीरे मतलब हर बहुत सारे इरिगेशन डिसीजन में और बहुत सारे आपके प्लांट डिसीजन में ये यूज़ हो सकता है। तो साथ में जैसे इरिगेशन के साथ में लोग फर्टिगेशन भी करते हैं, तो न्यूट्रिएंट लीच होना कब चालू होता है? कितने घंटे बाद मेरे को जैसे अगर लास्ट में न्यूट्रिएंट देना है, साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, तो कितने घंटे बाद मेरे को देना चाहिए ताकि वो लीच ना हो, ताकि तब तक मेरे सॉइल में मॉइस्चर पूरा ज़ीरो ना पहुँच गया हो और मेरे पास थोड़ा-सा टाइम हो न्यूट्रिएंट देने के लिए भी। तो वो डिसीज़न हम लोग इसके बेस पे भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका इरिगेशन पैटर्न चेंज होता है आपको कितना टनेज लेना, आपको कितना प्रोड्यूस आप लोग लेते हैं, उसके बेस पे भी चेंज होता है। तो जैसे मोस्टली ये मैं आपको 2 कंपैरिज़न दिखाता हूँ। एक लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये अहमदनगर एरिया का है और जो राइट हैंड साइड है वो नासिक एरिया का है। तो सॉइल की अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे इसमें तो ऑलमोस्ट सेम थी। ऑलमोस्ट सेम इन द सेंस कि इसमें भी लगभग-लगभग 70% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसमें भी लगभग-लगभग 70-75% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो वहाँ पे लेकिन अगर आप इनका इरिगेशन पैटर्न देखेंगे अहमदनगर वालों का, तो इनका इरिगेशन पैटर्न इनका अराउंड अराउंड 24 इरिगेशंस हैं पूरे सीजन में। ये ग्रेप क्रॉप है अहमदनगर में। तो इनके पूरे सीजन में मतलब अराउंड अराउंड 3 से 4 महीने में इनके अराउंड अराउंड 24 इरिगेशंस हैं। अ, और जैसे लेकिन अगर आप ये और सारे इरिगेशंस आप देखेंगे कि हर एक इरिगेशन इरिगेशन मतलब सही पॉइंट पे है और एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इरिगेशन है। और जैसे आप अगर नासिक का देखेंगे तो उनके अराउंड अराउंड 11-12 इरिगेशंस हैं। 12 इरिगेशंस हैं और उनके भी लगभग-लगभग सेम पॉइंट पे इरिगेशन में 2 स्ट्रेस पॉइंट्स हैं। ये एक तो लास्ट का जो जिस टाइम पे फ्रूट आता है उस टाइम का एक स्ट्रेस पॉइंट होता है। तो ये भी एकदम इवन इरिगेशन पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो ये लगभग-लगभग ये डबल इरिगेशन लगभग-लगभग इन्होंने डबल इरिगेशन किया इनसे।
तो वो डबल इरिगेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्रोड्यूस लेते हैं वो अराउंड 23 टन लेते हैं, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस है वो 12 टन पर एकड़ है। ये ओनली हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं। ये अभी तक काम करते थे फॉर लोकल मार्केट एंड फ्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, जैसे बांग्लादेश या ऐसा। तो इनके बीच में डिफरेंस बस यही है कि उन्हें अगर हायर प्रोड्यूस लेना है तो उसके हिसाब से अपना इरिगेशन मैनेजमेंट भी हायर करना होगा। तो ये भी एक डिफरेंस आता है जो बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि जैसे हम लोग को अगर प्रोड्यूस कितना लेना है उसके बेस पे आपका इरिगेशन पैटर्न चेंज हो सकता है, अगर आपकी सोइल सेम है तो भी। तो इस साल जैसे इन्होंने एकदम इवन इरिगेट किए 324 इरिगेशन हुए, उसके बाद जो इनके फ्रूट साइज थी या इनकी क्वालिटी थी वो एकदम इवन थी पूरे प्लॉट में। तो वो हम लोग ने मैनेज करके देखा कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो इवन फ्रूट साइज, इवन फ्रूट क्वालिटी, आपका कंसिस्टेंट शुगर, कंसिस्टेंट साइज, और आपका प्रोड्यूस क्वांटिटी भी इंक्रीज, वो सब इसमें देखने को मिला। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग को समझ में आते हैं जब हम लोग के पास लाइव डेटा रहता है फार्म का, कि हम लोग को कैसे क्या एक्चुअली डिसीजन लेने चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इरिगेशन का ही। तो इस केस में क्या था कि इस केस में ये करीब-करीब 4 से 5 घंटा इरिगेशन होता है, और सारे इरिगेशन पॉइंट इनके अराउंड 40 केपी पे होंगे। लेकिन उन्होंने 3 स्ट्रेस हैं बेसिकली। तो पहला स्ट्रेस है वो हार्वेस्ट टाइम पे है, जब ग्रेप में बेसिकली आपको शुगर के लिए थोड़ा काम करना होता है, मतलब शुगर मेंटेन करने के लिए थोड़ा एक स्ट्रेस देना रहता है लास्ट में। पहला स्ट्रेस आपका वो हार्वेस्ट टाइम का शुगर का स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस आपका सबकेन स्टेज में, सबकेन के तुरंत बाद जब थोड़ा स्ट्रेस देना रहता है, दो स्ट्रेस, दो इरिगेशन में वो है। तो ये इसके बेस पे अगर आपके पास लाइव डेटा है अपने फार्म का, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आपको कब जैसे डिफरेंट क्रॉप्स में, कोई भी क्रॉप हो, वाटरमेलन हो, उसमें भी थोड़ा स्ट्रेस देना होता है शुगर के लिए लास्ट में। और जितने फ्रूट क्रॉप्स हैं उनमें भी आपको मैनेजमेंट करना होता है अच्छे से। तो अगर आपके पास ये डेटा है तो आप रियल टाइम अपना ये भी देख सकते हैं कि हम लोग को कितना स्ट्रेस कहाँ पे और कब देना चाहिए। तो वो आपको एक चीज़ समझती है इससे। अ, एक और अच्छा पॉइंट जैसा ये था कि अभी बारिश हो रही है, अभी एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमेशा बारिश हो रही है। तो डेली 2 एमएम होती है, 3 एमएम होती है, तो हम लोग को पानी इरिगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो हम लोग ने देखा। तो ये 2 प्लॉट आप देखेंगे, ये 2 प्लॉट डिफरेंट प्लॉट्स का डेटा है। जो लेफ्ट हैंड साइड है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो ब्लैक सॉइल है। और राइट हैंड साइड है वो थोड़ा स्लोपी प्लॉट है, वहाँ पे लाइटर सॉइल है और लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो बारिश लगभग दोनों पे बराबर हुई, लगभग 200 मीटर्स का डिफरेंस है दोनों प्लॉट में, और 32 एमएम पर वीक बारिश लगभग इस वीक में हो रही थी वहाँ पे। तो अब इन्हें ये देखना है कि उसके बेस पे इनको इरिगेट कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट आया हम लोग के सामने कि कि बारिश हो रही है तो पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसके लिए उनके पास रियल टाइम सॉइल मॉइस्चर डेटा था। तो इन्होंने देखा कि ये वाले ब्लैक वाले प्लॉट पे आप देखेंगे तो मॉइस्चर हमेशा मेंटेन है, मतलब 8 केपीए तक मैक्सिमम पहुंचा है वो। तो मतलब खूब पानी है वहाँ पे। लेकिन इस वाले प्लॉट में सेम रेनफॉल के बाद आप देखेंगे कि 35 केपी तक पानी पहुंच गया, मतलब उनका लगभग ड्राई में पहुंच गया। तो वो वेरीफाई करने के लिए हम लोग ने प्लॉट विजिट भी किया, वहाँ पे गड्ढे भी लिए और मॉइस्चर भी चेक किया सॉइल में। तो उसके बाद पता चला कि वो एक्चुअली ये सॉइल ड्राई है और ये सॉइल आपकी वेट है। तो उसके बाद उन्होंने ये इरिगेट किया और उनका सॉइल मॉइस्चर ड्रॉप हो गया उसके बाद। तो ये सारे डिसीजन जो हम लोग को बिना डेटा के, बिना आपको वेदर डेटा के या नहीं पता होते हैं, वो अगर आपके पास रियल टाइम फार्म डेटा रहता है तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो हैं वो हम लोग रियल टाइम में ले सकते हैं। अ तो थोड़ा-थोड़ा मैं एक बार आपको डिजीज़ मॉडल्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि क्या-क्या हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली डिजीज़ प्रेडिक्शन के लिए। तो डिजीज़ प्रेडिक्शन के लिए जो-जो हम लोग डिजीज़ का, तो मेनली हम लोग वेदर पैरामीटर्स के बेस पे डिजीज़ प्रेडिक्शन करते हैं। तो वेदर पैरामीटर्स में आपके फुल डे का एयर टेम्परेचर हो गया, एयर टेम्परेचर मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, फिर कितने घंटे आपका कितना एयर टेम्परेचर रहा। मान लीजिए 20 से 30 आपका एयर टेम्परेचर 6 घंटे के लिए रहा। फिर जब जब वो एयर टेम्परेचर सूटेबल रेंज में था, उस टाइम पे आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है? उस टाइम पे अगर आपका रेनफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है? और उस टाइम पे आपका लीफ वेट है कि नहीं है? लीफ वेटनेस आवर्स कितने हैं? जैसे कॉमनली यूज्ड जो मॉडल्स हैं आपके डाउनी मिल्ड्यू के लिए, एंथ्रेक्नोज के लिए,
वो लीफ वेटनेस उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो जैसे आपका सुबह के टाइम पे अराउंड 2-3 घंटे लीफ वेटनेस रहता है, टेम्परेचर भी उस टाइम पे रहता है, तो आपके डाउन आने के चांसेस हाई रहते हैं। वैसे ही पाउडरी के लिए आपका अगर बारिश नहीं हो रही है, सूखा मौसम है, लेकिन टेम्परेचर बिटवीन 20 टू 30 डिग्रीज है फॉर 6 आवर्स एक दिन के लिए, तो आपके पाउडरी के चांसेस बढ़ते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज करके आपके वेदर स्टेशन के डेटा के बेस पे डिजीज प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और वो प्रिडिक्शंस आपको डेली सुबह आपके मोबाइल ऐप पे मिलते हैं, अ, हर एक डिजीज का और हर एक पेस्ट का भी। जैसे पेस्ट का भी कुछ कुछ पेस्ट के लाइफ साइकिल के बेस पे कि ये इस इन्वायरमेंट कंडीशंस में इन पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है, तो वो डेटा लेके डिफरेंट पेस्ट का हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो वो आपको जब आप स्प्रे लेना चाहें उससे पहले आपके पास वो डेटा रहता है कि ये डिजीज का ये चांसेस हैं। आज उसको हम लोग नॉर्मली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लो, हाई, मीडियम और लो, नील, लो, मीडियम और हाई। तो अगर नील है काफी दिनों तक, मतलब आपके डिजीज आनी ही नहीं चाहिए। अगर मीडियम है फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फिर उसके बाद वो हाई होगी। तो जब हाई होगी 3-4 दिन अगर हाई है, तो आपको, अगर आपने प्रिवेंटिव नहीं लिया है या फिर ऐसा कोई बगल में प्लॉट है जिस पे प्रिवेंटिव नहीं लिया गया है, तो उसपे आपको वो डिजीज दिख जानी चाहिए। वो दिख जानी चालू हो जाती है। तो उसके बेस पे आप अपने स्प्रे शेड्यूल ले सकते हैं कि कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। इसके बाद एक इरिगेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर किए। फिर जैसे हम लोग अभी वी हैव स्टार्टेड दिस इंस्टॉलिंग अराउंड अराउंड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया है अभी। तो हम लोग ने जितने भी रिजल्ट्स देखे अपने, अभी 100% इंस्टॉलेशंस महाराष्ट्र में हैं, तो 100% प्लेसेस से हम लोग के पास रियल टाइम फार्म डेटा आ रहा है। तो उस डेटा के बेस पे हम लोग और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरिया में कितना एवरेज लक्स मिलता है, दूसरे एरिया में कितना एवरेज लक्स मिलता है, उसके बेसिस पे उस एरिया में किस टाइम पे सोइंग है, किस टाइम पे प्रूनिंग होनी चाहिए, कौन सी क्रॉप की उस एरिया में प्रूनिंग होनी चाहिए, तो वो हम लोग उसके बेस पे देख सकते हैं। अ, तो जैसे वो हम लोग कर सकते हैं। तो डिफरेंट एरिया वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं एरियाज को कि कौन सी क्रॉप यहाँ पे अच्छी रहेगी, या फिर इस एरिया के वेदर पैटर्न्स पिछले 1 साल में कैसे चेंज हुए। उसके बेस पे हम लोग को अपनी जो खेती पद्धति है या अपना जो क्रॉप है उसमें क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए। वो सारा अगर डेटा हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग वो डिसीजन ले सकते हैं। फिर जैसे हम लोग ने इरिगेशन पे काम करना चालू किया, तो अराउंड अराउंड 3 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर हम लोग अभी तक सेव कर चुके हैं। तो हम लोग ने जहाँ-जहाँ पे इंस्टॉलेशंस इनके हैं, उनके बेसिस पे वाटर मैनेजमेंट चालू किया और वाटर को काउंट करना चालू किया कि आप कितने दिन में कितना लीटर पानी दे रहे हैं, वो हम लोग को डेटा चाहिए। तो उसके बेस पे जब हम लोग ने देखा, तो अराउंड 3 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर एक्स्ट्रा जो यूज़ हो रहा था इन 100 प्लेसेस पे, वो हम लोग ने बचाया कि आपको जब चाहिए आप तभी पानी दीजिए। जब आपका मॉइस्चर ड्रॉप हो रहा है, आप तभी पानी दीजिए। उसके बाद हम लोग ने जैसे पॉली हाउसेज में इंस्टॉल किया काफ़ी जगह पे। पॉली हाउसेज में हम लोग ने कैप्सिकम में इंस्टॉल किया है, हम लोग ने सॉरी रोज़ में इंस्टॉल किया है। तो उसके पॉली हाउस की कंडीशंस के बेस पे, जैसे एक मेन प्रॉब्लम हम लोग ने देखी कैप्सिकम में, विल्टिंग की प्रॉब्लम। विल्टिंग प्रॉब्लम आती है मेनली जब आपकी रूट्स विल्ट होनी चालू होती है, तो वो बेसिकली आपके वाटर मैनेजमेंट रॉन्ग होने की वजह से होती है। तो क्योंकि आपका सॉइल में मॉइस्चर हमेशा ज़्यादा रह रहा है, आप उसी में इरिगेट कर पा रहे हैं। और तो उसके बेस पे आप अगर आप उसके बेस पे आप इरिगेट करेंगे, तो आपका सॉइल का मॉइस्चर अ, अ, हमेशा मेंटेन रहेगा और आप में एक्सेसिव वाटर नहीं होगा बेसिकली, तो आपको विल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दैट वाज़ वन यूज़ केस विद पॉली हाउसेस। पॉली हाउसेस में हम लोग ने कैप्सिकम में इंस्टॉल किया है। हम लोग कटरोज़ में पॉली हाउसेस में इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली चिली में इंस्टॉल किया है। सम प्लेसेस में अ तो उसके बेस पे हम लोग पहले उसका पूरा मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं कि आपका वहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर टेम्परेचर अगर हाई रह रहा है, तो आपको और काफ़ी डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है। अगर आपको पहले हाउस ऊपर से ओपन करना है, पूरे दिन हाई टेम्परेचर है, तो आप एक एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ओपन कर सकते हैं। आपको लाइट नहीं लक्स नहीं मिल रही है पूरी, अगर आपके प्लांट्स को, तो उसके बेस पे आप जो है अपना
लक्स नहीं मिल रही है तो उसके बेस पे आप अपने पॉली हाउस को ओपन कर सकते हैं। या फिर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे वहाँ पे डिजीज़ आने के चांसेस हैं सिमिलरली पॉली हाउसेस में भी, तो उसके बेस पे आप अपना स्प्रे ले सकते हैं पॉली हाउसेस में। तो ये सारा डेटा अगर हम लोग के पास रहता है, तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि हम लोग उसके बेस पे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक यूज़ केस बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का अगर हमारे पास डेटा रहता है, मान लीजिए एक अगर मैं नासिक की बात करूँ तो एक आपके पास मान लीजिए वनी एरिया है, दूसरा आपके पास मान लीजिए पिंपल गाँव एरिया है। तो उस एरिया में और उस एरिया में अगर आप बात करेंगे फार्मर्स से तो नॉर्मली होता ये है कि वहाँ पे आपका अगर ग्रेप की बात करेंगे तो थोड़ा छोटा रहता है साइकिल मतलब जल्दी मैच्योरिटी आती है वन एरिया में। तो वो होता क्यों है कि वहाँ पे जो डिग्री डेज़ चाहिए वो जल्दी मिल जाते हैं आपके क्रॉप को क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस वैसे रहते हैं कि आपको डिग्री डेज़ मिल जाते हैं जल्दी। तो उस केस में अगर आपको प्रॉपर डिग्री डेज़ मिल रहे हैं तो आपको किस टाइम पे उसके लिए किस टाइम पे प्रूनिंग लेनी चाहिए, किस टाइम पे अगर आप बाकी क्रॉप भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप टोमेटो कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको कितना एवरेज डिग्री डेज़ पर डे मिल रहा है। तो उसके बेस पे आपको कब टोमेटो को सो करना चाहिए, कब उसका प्लांटेशन करना चाहिए। तो वो सारे डिसीजंस अगर आपके पास ये वेदर का डेटा है तो हम लोग ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको रियल टाइम रेनफॉल डेटा मिलता है। तो मान लीजिए पिछले साल इतनी रेनफॉल हुई, उस रेनफॉल के जैसे हम लोग ने देखा कि 2 पिछले साल अक्टूबर में बहुत रेनफॉल हुई थी। बहुत लेट रेनफॉल हुई। तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ये हम लोग को स्टडी करने के लिए इसमें ये सारा डेटा चाहिए कि आपको किस तरीके से आपका रेनफॉल पैटर्न इस साल मानसून लेट है, कितना लेट है, वो कितनी-कितनी रेनफॉल किस-किस एरिया में हुई है, किस टाइम पे हो रही है। तो क्योंकि वेदर इतने डायनामिकली चेंज हो रहे हैं कि अगर हम लोग ने ये डेटा इनका अच्छे से स्टडी नहीं किया और अगर हम लोग के पास डेटा नहीं रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट आगे फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को ये सारे डेटा पे ध्यान देना चाहिए। तो दीज़ आर जैसे आपके फर्टिलाइज़र यूसेज में 25% का रिडक्शन था। अ, तो 30% मोर प्रोडक्शन हम लोग को देखने का मिला अगर आपने अच्छे से मैनेज किया उसके हिसाब से अपनी क्रॉप को। क्वालिटी में डेफिनेट एक इम्प्रूवमेंट था जो कि एक देखने को मिला। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोग को मिल सकते हैं और साथ में जो डेटा आपके फार्म का रहता है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपके पास जो लाइव वेदर डेटा अगर अपने फार्म का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कैसे आपके पैटर्न्स चेंज हुए हैं, कैसे आपके पैटर्न्स अगली साल होने वाले हैं, कैसे आपका एवरेज रेनफॉल चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी सेंसिटिव क्रॉप्स में और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो डेटा आपको यूज़ हो सकता है। उस हिसाब से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं अपने प्लॉट का। अ, एक एक जैसे कि अगर आपके पास वेदर का डेटा है और आपको अगर अगले 7 दिन का अच्छे से वेदर प्रेडिक्शन भी मिल जा रहा है उस डेटा के बेस पे, तो आप कितने डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अपने लेबर प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। कल क्या कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आपके प्लॉट पे होनी है, आपको कौन सी प्रिवेंटिव उसके लिए लेनी चाहिए, वो सारे हम लोग अच्छे से प्लान कर सकते हैं। फिर ये सारा डेटा रहेगा साथ में आपकी अगर इस डेटा को और इन एक्टिविटीज़ हाँ, एक अगर आप एक्टिविटीज़ इन डेटा के साथ रिकॉर्ड कर लें। मान लीजिए आपने आज कोई फर्टिलाइज़र लिया है या कोई स्प्रे लिया है, तो वो आपने अगर साथ में रिकॉर्ड किया और साथ में आपके ये डेटा भी है, तो 1 साल के बाद अगले साल बाद अगर आपको सारा आपके पास डेटा प्लस ये एक्टिविटीज़ रहेंगी तो आपको ये डेटा मिलेगा कि हम लोग ने इस कंडीशंस में ये एक्टिविटीज़ की थी और उसका ये फाइनल रिज़ल्ट आपकी क्रॉप पे क्या हुआ। तो हम लोग फिर उसको बैक इंजीनियरिंग करके ये लगा सकते हैं कि की वजह से ये अगर कोई क्रॉप में प्रॉब्लम आई तो वो क्यों हुई होगी, तो वो हम लोग को अगले साल से अवॉइड करनी चाहिए। या फिर क्या और अच्छा कर सकते थे जो कि आपको आपके प्रोड्यूस में फ़ायदा हो सकता था। तो वो सारा अगर एक्टिविटीज़ का रिकॉर्डिंग साथ में डेटा के साथ रहेगा तो बहुत एक डिफरेंट बेनिफिट उसका मिल सकता है कि अगले साल स्टडी करने के लिए या साथ में एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड अगर आप इसको ग्लोबल गैप प्रैक्टिसेस से अगर कंपेयर कर दें अगर अटैच कर दें कि ये प्रैक्टिसेस होती हैं और ये प्रैक्टिस हम लोग ने की इस कंडीशंस में की। तो वो आपका पूरा एक गैप शेड्यूल बन जाता है कि हमने इस कंडीशन में ये लिया और ये ज़रूरी था। तो एट द एंड ऑफ डे जो क्वालिटी हम लोग को चाहिए प्रोड्यूस में या जो क्वांटिटी चाहिए वो अचीव करने के लिए ये सारा डेटा हेल्पफुल हो सकता है। अ, उसके बाद जैसे अभी हम लोग के जो इंस्टॉलेशंस थे
उनकी ये एक न्यूज़ है। इन्होंने इंस्टॉल किया था अराउंड 6 मंथ्स बैक, जब सीजन के बीच में। तो उसके बाद हम लोग ने इनके साथ वेदर पे काम करना चालू किया और बाकी फार्म पे काम करना चालू किया। तो जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो एक हम लोग का जो एम है, उसके अंतर्गत इनके साथ काम करना चालू किया। तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिले। जैसे एक 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 बहुत अच्छा एग्जांपल था लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जैसे कि सभी प्रोड्यूस लेना, लॉकडाउन में इनका हार्वेस्ट आ गया था और प्रोड्यूस लेना एक्सपोर्टर्स ने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि पैक हाउस बंद हो रहे थे। तो उस टाइम पे क्या किया कि 10 से 15 दिन का एक विंडो चाहिए था एक्सपोर्टर्स को भी स्टार्ट करने के लिए दोबारा, और प्रोड्यूस एकदम रेडी था। तो उसको 10-15 दिन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसका मॉइस्चर मेंटेन किया जाए कि नहीं तो बेरी लूज होने चालू हो जाती है, नहीं तो क्रॉप खराब होनी चालू हो जाएगी। तो वो हम लोग ने मॉइस्चर पे काम किया लॉकडाउन के टाइम पे, कि आप इस टाइम पे ये थोड़ा सा लीजिए। वेदर का हमारे पास लाइव डेटा था, तो उस टाइम पे बारिश आने के चांसेस नहीं थे, तो हम लोग एकदम कॉन्फिडेंटली ये कर सकते थे कि आप थोड़ा सा मॉइस्चर दे के रखिए, क्योंकि अगर आपके सॉइल में मॉइस्चर नहीं है और फ्रूट रेडी है और एकदम बारिश आएगी, तो उस टाइम पे क्रैक बहुत होता है। तो वो हम लोग के पास डेटा था कि नहीं, उतना उतना डर नहीं है बारिश आने का, तो आप मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, आप ये वाला इरिगेशन कर सकते हैं। तो वो हम लोग ने एक अच्छा एग्जांपल लॉकडाउन के टाइम पे जैसे देखने को मिला। और इसके बाद जैसे ये वेदर स्टेशन ऐसा बेसिकली दिखता है, इसमें आपके ऊपर एनवायरनमेंट पैरामीटर्स कवर होते हैं। यहाँ पे रेनफॉल है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन है, आपके एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है। बाकी सारे जो आपके सेंसर्स हैं वो जाते हैं सॉइल में, सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो ये सारे एग्जांपल्स और ये सारे एक्सपीरियंस थे जो कि हम लोग ने लास्ट उसमें किए हैं। ये जैसे पॉली हाउसेस के कुछ फोटोज हैं जो जहाँ पे हम लोग ने इंस्टॉल किए हैं। ये ओपन में है, ग्रेप में है। सो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन उसके बेस पे ले सकते हैं। फाइनली हार्डवेयर आपका सेम रहेगा, जो डेटा आपको भेज रही यूनिट वो सेम रहेगी, लेकिन उसके बेस पे जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, डेटा भेजने के बाद का जो पार्ट होता है, वो उसके बाद में चेंज होता जाता है। वो उसके बाद में क्रॉप वाइज, क्रॉप स्टेज वाइज, आपके सॉइल वाइज वो चेंज होता है। तो उसके बेस पे आपको रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सिस्टम एक आपको पूरा उसके बेस पे मिल सकता है कि कैसे हम लोग को करना चाहिए। ओके, आई थिंक दिस ये मोस्टली मेरा पूरा पार्ट कवर हो गए हैं। तो अगर क्वेश्चंस हो अभी। धन्यवाद सर. यानंतर मी प्राध्यापक अशोक मुची व प्राध्यापक तुषार उगले यांना विनंती करते की त्यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांचे प्रश्न तज्ञांपर्यंत पोहोचवा. Okay, thank you, Sumit sir, for your kind presentation and the technical things you have explained nicely. अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आए हैं फार्मर्स के अराउंड और द महाराष्ट्र. One major question is asking by everybody that what are the expenditure of this system? ओके, सो देर आर बेसिकली 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स रहती हैं। एक जो मेन वेदर स्टेशन है, जो आपका मान लीजिए 2 किलोमीटर का एरिया कवर करता है लगभग, तो उसका कॉस्ट जाता है 57,000, जिसमें आपको सारे वेदर पैरामीटर्स मिलते हैं और आपको सॉइल पैरामीटर्स भी मिलते हैं। तो मेन यूनिट का 57,000 जाता है। Okay, what kind of parameters you have included in this unit? सो पैरामीटर्स में आपके वेदर पैरामीटर्स में सबसे पहले एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लीफ वेटनेस, लाइट इंटेंसिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और रेन। उसके बाद आपके सॉइल पैरामीटर्स में 2 लेवल पे सॉइल मॉइस्चर रहता है और सॉइल टेम्परेचर रहता है। ओके, अभी ये जो भी यूनिट्स है ऑटो वेदर स्टेशन के, कैन वी क्लब ऑल दिस यूनिट्स इन सिंगल प्लेटफॉर्म टू गिव द एक्यूरेट डेटा, प्रेडिक्शन डेटा? यस सर, तो वही जैसे जैसे ये यूनिट्स बढ़ती हैं तो वैसे ही आपका जितने इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे ही आपका प्रेडिक्शन में ये डेटा यूज होता है। तो हर यूनिट का डेटा क्लब होके भी और अलग अलग भी वेदर प्रेडिक्शंस में यूज होता है। तो हम लोग ऑलरेडी वही करते हैं कि आपका जो वेदर प्रेडिक्शन मिलता है वो ये डेटा प्लस आपका जो माइक्रोक्लाइमेटिक सैटेलाइट डेटा है वो सबको लेके मिलता है। Okay, and whether this unit covered the evapotranspiration?
Yes sir, evapotranspiration basically हम लोग कैलकुलेट करते Basically, irrigation is scheduled on the basis of evapotranspiration and temperature. हैं। नहीं, हम लोग के पास सॉइल मॉइस्चर का लाइव डेटा रहता है। तो आपके पास अगर सॉइल मॉइस्चर है हमेशा का, तो आपको evapotranspiration की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है टू शेड्यूल द इरिगेशन, बिकॉज आपको पता है कि क्या मॉइस्चर है वहाँ पे, उसके बेस पे आप इरिगेशन कर सकते हैं। evapotranspiration डेफिनेटली जब तब यूज होता है जब आपके पास सॉइल मॉइस्चर का डेटा नहीं है। तब आपके पास कितना evapotranspiration हो रहा है, कितनी स्टेज पे हो रहा है, क्या क्रॉप फैक्टर है, उसके बेस पे हम लोग इरिगेशन प्लान। ओके, पंकज ढोले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि in 57,000 you are taking this one time installation cost or you are taking some subscription fee, annual subscription? हाँ, सो 57,000 में आपका एक टाइम का इंस्टॉलेशन प्लस 1 साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड रहता है और 2 साल की वारंटी इंक्लूड रहती है। अगले साल से आपको 6,000 पर ईयर उसका सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन का लगता है। तो उसमें आपकी सिम रहती है एक वेदर स्टेशन में, उसका चार्जेस रहता है वो, प्लस आपको जो भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज मिलती है उसका 6,000 पर ईयर अगले साल से। ओके, कुणाल पुंडे जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि whether it is provided with any subsidies through the government? सर अभी नहीं, वी डोंट हैव एनी सब्सिडीज ऑन दिस राइट नाउ। ओके, एंड एक सवाल और आया है कि फ्रॉम शिरसाट, बालू शिरसाट, हाउ मच एरिया कवर्ड इन वन डिवाइस? सो जैसे मैंने आपको बेसिकली बताया कि वेदर स्टेशन में आपका माइक्रोक्लाइमेटिक एरिया कवर होता है, तो दैट कैन वेरी, वो आपके एलिवेशन के बेस पे और आपके उसके बेस पे 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक हो सकता है। और आपके उसके अलावा जो सोइल मॉइस्चर यूनिट्स हैं वो आपके उसी प्लॉट को कवर करते हैं जिस प्लॉट में लगी। Okay, one common question again arise, Sachin Chaudhary and Sagar Tarle, that some farmers having the very marginal farmers and having the small land holdings, so उसके लिए कुछ क्लबिंग या कुछ सिस्टम हम कर सकते हैं क्या? यस सर, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो स्मॉल फार्मर्स उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, दे कैन बाय इन ग्रुप्स। तो एक ग्रुप में जैसे 5 या 10 फार्मर हैं, वो एक साथ ले सकते हैं, फिर सबको उसका डेटा प्लस सबको उनका प्रेडिक्शन मिलेगा उनकी क्रॉप के हिसाब से। मान लीजिए अगर वो अलग फार्मर अलग क्रॉप भी कर रहे हैं तो भी उनको उनके प्रेडिक्शंस उनकी क्रॉप के हिसाब से रहेंगे। तो ग्रुप करके डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपकी ऐप अलग रहेगी, आपका अकाउंट अलग रहेगा, बस आपका वेदर स्टेशन सेम रहेगा। एक विलेज पे एक वेदर स्टेशन लगा सकते हैं। ओके, सिर्फ सॉइल मॉइस्चर और सॉइल सेंसर अलग लगाना पड़ेगा? यस सर, सॉइल मॉइस्चर क्योंकि जहाँ पे लगा होगा वहीं का देगा, बाकी वेदर स्टेशन हम लोग एक प्लेस पे लगा सकते हैं। Okay, Mayur Pansare is asking for the whether this system provide the fertilizer information or fertilizer recommendations? सर फर्टिलाइजर हम लोग अभी मतलब सिस्टम के बेस पे नहीं, फर्टिलाइजर का ये बता सकते हैं कि कितना एफिकेसी रहेगा अगर आपको फर्टिलाइजर इस टाइम पे अप्लाई करना है। तो एक्चुअली क्या फर्टिलाइजर अप्लाई करना है उसके लिए हम लोग सोइल का केमिकल टेस्ट ही सजेस्ट करते हैं कि आप सोइल केमिकल करके ही उसी के हिसाब से कीजिए। Okay, another question from Parnika Gangurde. She's asking, in 25-acre area, how much weather station will be required to get the accurate data? One only. Only one. Only the farmer have to install the soil sensors in each plot. यस इफ ही वांट्स टू, अगर उसका प्लॉट अलग है, सॉइल अलग है, प्रूनिंग अलग है, मान लीजिए सोइंग अलग है, क्रॉप अलग है, तो डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर माइट बी रिक्वायर्ड। Okay, means only the these sensor will be wireless or the wired? हाँ, सो सेंसर्स का एक डेटा रीडिंग यूनिट है जिसके साथ ये वायर से कनेक्टेड रहते हैं, अराउंड 15 फीट वायर रहती है। उसके बाद ऑल द सिस्टम इज वायरलेस। तो जैसे डिफरेंट प्लॉट पे अगर आपको लगा है तो वो पूरा डेटा एक साथ आपको एक ऐप पे दिखेगा, दैट इज ऑल वायरलेस, लेकिन आपका सेंसर से एक डेटा रीडिंग यूनिट रहती है जो कि आपकी वायर्ड रहेगी। What are the soil sensor cost? The question asked by Mayur Pansare, if farmer want to take extra soil sensor, what will be the cost? सो अगर आप 2 सॉइल मॉइस्चर और एक सॉइल टेम्परेचर लेते हैं प्लस उसके साथ में डेटा रीडिंग यूनिट आता है, उसका सोलर पैनल रहता है, वो अभी 33,000 का जाता है। Okay, is there any maintenance cost, annual cost for the devices? नो, हम लोग उसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं होता है, वो आपको फ्री सर्विस मिलती है।
there is no AMC in that. Okay. Okay. So another one question is whether the irrigation water pH or some irrigation water having the carbonates and bicarbonates and some sodium and chloride. So is there any effect of this pH of water on the sensor? नो सर, दो सॉइल सेंसर्स जो हम लोग यूज करते हैं दे आर हाईली यूज्ड एंड उनका वो कम से कम 5 से 6 साल चलते हैं, और कार्बोनेट हो, पीएच हो, एसिडिटी हो, उसका देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट. Okay. We Nasik maybe or around the Nagar district and Nasik district also having the problematic soil like salt affected or calcareous soil. So the same results will be there irrespective of the soil condition. यस सर, यस, इट शुड बी सेम. हम लोग एक सॉइल टेस्ट करा लेते हैं फिजिकल और केमिकल इंस्टॉल करने से पहले, बट एवरीवेयर द रिजल्ट्स आर सेम. Okay. Navjoti Deka asked question: is any value addition done for the weather data? Is any value addition done for the weather data in your system? सो बेसिकली वही वेदर डेटा के बेस पे हम लोग काफी सारे प्रेडिक्शन जैसे करते हैं, तो दैट्स आल्सो वन वैल्यू आउट ऑफ दैट कि आपके डिजीज प्रेडिक्शंस वेदर के बेस पे होते हैं, आपके वेदर प्रेडिक्शन भी उसी रियल टाइम फार्म डेटा के बेस पे होते हैं. Okay, Nakul Katare asked question: are there any smart devices, weather gadgets for the area of 10 acres? हाँ, so this one will cover the 10 acres area. Okay. Nitin Zadwar asked question from Bid: whether this type of weather system is installed in Marathwada area? So currently we have installations mostly in Nasik, Sangli, Ahmednagar, Bijapur, Solapur, and few are coming up in Baramati and all, but abhi tak Bid side mein nahi. Okay, Jayesh Patel asked questions, same question, total expenditure for the 55-acre area. So that we'll have to see कि कितने plots हैं, कितने different management systems हैं, कितने irrigation systems हैं, उसके base पे soil sensors भी है. Okay, same question is from Mayur Pansare. He has to install in 37 acres. Okay, so how will this technology is useful in vegetable crops? सर वेजिटेबल्स क्रॉप्स में भी हम लोग ने जैसे इंस्टॉल किया है, तो द डिवाइस विल बी सेम, हार्डवेयर विल बी सेम, सेंसर्स विल बी सेम, सेम डेटा हम लोग को वो भेजेंगे. उसके बेस पे जो एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी क्रॉप टू क्रॉप. तो आप अगर ग्रेप में लगा रहे हैं तो अलग एग्रोनॉमी रहेंगी, अगर आप टोमेटो में लगा रहे हैं तो अलग एग्रोनॉमी रहेंगी, पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो अलग रहेंगी. तो दैट एग्रोनॉमी पार्ट इज फुली प्लग एंड प्ले. तो दो पार्ट है इसमें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज द सेम फॉर एवरी क्रॉप. वो इंस्टॉल करने का तरीका अलग हो सकता है. मान लीजिए कि सॉइल मॉइस्चर को अलग डेप्थ पे इंस्टॉल करना है, या हार्डवेयर को पॉली हाउस में किस पॉइंट का लेना है, वो इंस्टॉल करने का तरीका अलग हो सकता है, बट सेंसर्स आर सेम. और उसके बाद एग्रोनॉमी फुली चेंजेस बेस्ड ऑन क्रॉप एंड क्रॉप स्टेज एंड सॉइल. Kunal Punde asked question that can data be compiled automatically and how much the accuracy considering the climatic conditions, because nowadays the predictions from the weather is having the heavy rainfall, but it is not actually practical. yes. उसमें कितना सपोर्ट करता है? सर देखिए, रेनफॉल के जो भी प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं वो सारे डिफरेंट जैसे 2-3 प्रेडिक्शन मॉडल लोग यूज करते हैं, जीएफएस है या तो वो प्रेडिक्शन मॉडल इस साल बहुत फेल हो रहे हैं. मतलब जितने भी आप किसी का भी वेदर प्रेडिक्शन उठा के देखेंगे, तो होता क्या है कि दे मेनली डू इट ऑन सैटेलाइट एंड हिस्ट्री डेटा. लेकिन हम लोग का क्या है कि उस डेटा के ऊपर हम लोग आपका रियल टाइम फार्म डेटा भी सुपर इम्पोज करते हैं, तो उससे उसकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है. और जितने इंस्टॉलेशंस आपके एरिया में रहेंगे उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. और जितने टाइम के लिए, मान लीजिए 3-4 महीने अगर इंस्टॉल्ड है, तो उसके बाद उसकी एक्यूरेसी बढ़ने लगती है. Okay, Mayur Pansare again asked question: if crop changes, this soil moisture sensor installation has to change, or is there having the specific moisture sensor for the different crops?
नो, सोइल मॉइस्चर सेंसर सेम रहता है। तो अगर आपकी क्रॉप चेंज होती है इन द सेंस कि अगर आप डीप रूटेड क्रॉप से वेजिटेबल लगाते हैं या आप वेजिटेबल को निकाल के कुछ डीप रूटेड क्रॉप लगाते हैं तो सोइल मॉइस्चर का इंस्टॉलेशन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपकी क्रॉप के अगर रूट जोन सेम रहने वाले हैं तो वी नीड नॉट री इंस्टॉल इट, सेम काम करता है। Okay, Akshay More has asked a question, very important question. From last 2-3 days, there is no sunlight in Nasik area. Cloudy climate is there. So, how the device will work in the charging of the battery? यस यस यस। सो इसमें बेसिकली सोलर पैनल रहता है प्लस 10,500 mAh की बैटरी रहती है। तो इन केस आपका 15 से 20 दिन भी अगर सोलर पैनल नहीं काम करता है, आप हटा भी देते हैं सोलर पैनल को, तो भी इट वर्क्स फॉर 50 to 20 days once charged. Okay. Jayesh Patil asked question that in polyhouses, the total expenditure is same as like the field or different? Because soil अभी polyhouse में लगेगा तो उसमें rainfall का जो डेटा है उसमें नहीं आएगा ना सर? यस सर। सो रेनफॉल सारे सेंसर्स प्लग एंड प्ले हैं। तो आपको जैसे पॉली हाउस के लिए रेनफॉल डेटा नहीं चाहिए तो दैट कैन बी रिमूव्ड और उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, अराउंड 7 to 8,000 कम हो जाएगा। ओके, नवज्योति डेका ने इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, that is you are have any collaboration with IMD or you have any association with IMD, Indian Meteorological Department? No, we don't take any data from IMD as of now. We take mostly from private providers and satellite data. Okay, the crops like watermelon or muskmelon having very sensitive to water, as it also having this issue of the cracking, fruit cracking. Yes. So yes. whether this system can be implemented through the portable system, मतलब अगर एक शुगर के अगर कोई क्रॉप अगर यहाँ पे खरबूज है तरबूज है तो उससे निकाल के वेजिटेबल में डाल सकते हैं? Yes sir. So whenever we install in different crop, उसका बस आपको ऐप पे अपडेट करना होता है कि कौन सी क्रॉप है और आपने कब लगाया है, तो that automatically works for that. Then again installation needs and technical person or farmer can usually हम लोग खुद ही जाते हैं वहाँ पे क्योंकि it has to be installed in a proper way. But इतना मुश्किल नहीं है, if they can do by themselves, it's also okay. Okay. Does your system provide the prediction of the hailstorms? Hailstorm prediction is not there, sir, because we don't have any sensors for that right now. So hailstorm prediction is not there. Okay, means we have to run with the different programs for the different crops. I think you have also mentioned the delta. Yes, sir. So many farmers or many students also having no idea about what is the delta. So can you explain? Yes, sir. So surely. So delta T. So delta T is basically a parameter to define the spray timing, spray conditions according to your temperature and humidity. So टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेस पे आपको स्प्रे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या एफिकेसी कितनी होगी, उसके लिए जो एक मानक है या एक पैरामीटर है वो डेल्टा टी यूज करते हैं। तो डेल्टा टी इट वेरीज फ्रॉम 1 to इट कैन गो टू एज हाई एज पॉसिबल, लेकिन उसका तो जो एक्चुअल जो डेल्टा टी रहता है टू फॉर बेस्ट स्प्रे कंडीशन दैट इज अराउंड 2 to 10। तो अगर 2 से 10 के बीच 2 to 8 इज मोस्ट ऑप्टिमम। तो अगर उसके बीच में अगर आपका डेल्टा टी है तो यू शुड टेक द स्प्रे। तो वो कैलकुलेट होता है आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से। सो देयर आर डिफरेंट ग्राफ्स फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू एक्चुअली कैलकुलेट द डेल्टा टी। कोई सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट वो दो पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट होता है। ओके, Valmik Kaloke from Parmori Dindori asked question that how much accuracy in soil moisture in grapes, as the farmers having the practice to check moisture with the hand fill method as the given protocol by the Rodrigo, whether it is par with the hand method or having some error? Yes, so all our most of our farmers around 20% 30% are Rodrigo farmers only. तो उन्होंने उनके साथ हम लोग ने डिफरेंट टाइम्स क्रॉस वेरीफाई किया, अराउंड 150 to 100 टाइम्स हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं। इट गिव्स द सेम। एंड आल्सो हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि somebody will tell 35, somebody will tell 45, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। सो वी हैव वेरीफाइड विद दैट। Okay. Anil Kushare has asked question that whether it is system is useful in sugarcane.
It can be useful, yes. We are also getting a lot of queries from sugarcane farmers or from Karnataka and around. So it is useful because in the areas where sugarcane is grown, water is at some places water is a problem definitely. So it can be used. Vaibhav Sandan asked a question that if it is installed in tomato, whether it give the disease prediction in vegetable as like grape? Yes. For different crop, there is different disease and there is different disease prediction that automatically comes with it. Okay. Jayesh Patil asked questions. He's interested to have such training. Are you going to provide the training? Yes sir, हाँ. So basically हम लोग whenever we meet farmers and also हम लोग करते ही रहते हैं. There is no specific like training schedule or anything. जब भी हम लोग मिलते हैं we do that. ओके. लीफ वेटनेस जो आप दिखाते हैं या जो सेंस करते हैं लीफ वेटनेस, वो Yes, आप कैनोपी में करते हैं या टॉपर लीव्स और टॉप मिडिल बॉटम लीव्स? It's mostly in the top leaves. Top leaves के ऊपर वो sensor रहता है. So there it calculates, there it captures the leaf wetness and वहाँ पे होता है. But it may having some error in the crops like tomato or vegetable, whether the canopy is surrounded. Yes. हाँ. So basically that can be extended also. तो वो एक fully different crop के हिसाब से, मैंने जैसे आपको ग्रेप का बताया कि वो ऊपर इंस्टॉल रहता है, अपनी क्रॉप के हिसाब से और अपने कंडीशन या फार्म के हिसाब से वो डिफरेंट, देयर इज अ लेंथ वायर इनटू इट, जो आप जहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें वही का लीफ वेटनेस इट कैन बी. Okay, Sandeep Upade asked question from Dindori. अगर ग्रुप में अगर कोई लेता है फार्मर, तो मे बी द कॉस्ट गेट डिवाइडेड इनटू दिस पर्सन. सो अगर उसका कोई प्रोविजन है तो ग्रुप में कितने मेंबर होने चाहिए एंड हाउ मच द कॉस्ट विल बी देयर? सो मेंबर्स का नहीं है, आप जितने भी मेंबर्स मिलके ले सकते हैं, दैट इज ओके. बट आपके जो प्लॉट्स हैं, आपके जो फार्म है, वो अराउंड इन 1 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के रेडियस में होने चाहिए लगभग, ताकि आपको प्रेडिक्शंस अच्छे से मिल पाए. Okay. And Vaibhav Dokhle has asked question on the nutrient management and the potash. अगर सॉइल सेंसर अगर जमीन में है तो जैसे अभी आपने तो नहीं बोला वो पोटेश, बिकॉज सॉइल में पोटेश ज्यादा होता है तो पोटेश ज्यादा दिखाता है, लेकिन बट इन पेट्रियोल एंड इन दी लीफ एनालिसिस वो कम होता है. तो वेदर दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूजफुल इन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लाइक पोटेश? सर न्यूट्रिएंट्स के एनपीके के या जितने भी केमिकल रहते हैं उनके सेंसर्स हम लोग में नहीं है इसमें, मतलब तो उसके लिए हम लोग भी जनरली सॉइल टेस्ट पे, क्योंकि एक तो वो इतना जल्दी चेंज नहीं होते हैं, लाइक वी नो नीड दिस डेटा एवरी 15 मिनट्स, लेकिन एवरी 15 मिनट्स में आपका एनपीके या कोई भी पैरामीटर आपका चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग वो सेंसर इंस्टॉल नहीं करते. ऑल्सो जो सेंसर्स अवेलेबल हैं उनका कैलिब्रेशन वगैरह बहुत चाहिए होता है, एंड दे आर नॉट दैट एक्यूरेट ऑल्सो, तो वी डोंट यूज chemical sensors. Okay. Onkar Kaliji asked question for the any does you provide any demo? It's installed in mostly in all the areas, so आप जाके देख सकते हैं कहीं पे भी. Near about. Yes. Nakul Katare asked question that is there any device that can detect changes in environment? How much does it cost? अभी नाउडेज क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज जब बारिश की जरूरत है वो नहीं है, और जब नहीं चाहिए तब बारिश आती है. सो दिस काइंड ऑफ दिस यूनिट. यस सर. सो डेफिनेटली अगर हम लोग के पास यही हर 15 मिनट का डेटा रहे अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द एनवायरनमेंट, सो बहुत सारे प्रेडिक्शंस उसके बेस पे किए जा सकते हैं, so it can be useful in that. बालू शिरसट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन तक इसका एक्यूरेसी हम मतलब बिफोर जो प्रिडिक्शन करते हैं उसका एक्यूरेसी लेवल कितना होगा, एंड उसको हम कितने दिन तक पहले उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सर करंटली जो हम लोग के रेनफॉल प्रेडिक्शंस हैं वो नेक्स्ट 5 डेज के आते हैं, और वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रोक्लाइमेटिक से लेके और फिर उस पर मैक्रोक्लाइमेटिक डेटा सुपरइम्पोज करते हैं. तो जैसे जैसे आपके इंस्टॉलेशन बढ़ते हैं या जैसे जैसे डेटा बढ़ता है
तो वो that can be increased up to 10 for 15 days also. Okay. Onkar Kale asked question whether it is set up in निफाड़. निफाड़ में Yes, sir. कहाँ? निफाड़ में मल्टीपल प्लेसेस पे, दावचवाड़ी में है, शायद पिंपरी में है, सोनेवाड़ी में है, काफी जगह पे, बडाली में है. Okay, okay. And all the your system is provided the same component or उसमें भी choice कर सकता है farmer component, जैसे अभी आप leaf wetness दे रहे, dew point दे रहे, rainfall दे रहे. तो देयर आर बेसिकली 3 वर्जन्स जो मैंने आपको बताया. एक में पूरा वेदर स्टेशन प्लस सब कुछ आता है. एक में आपका रेनफॉल नहीं आता है, जो कि मोस्टली पॉली हाउस में यूज होता है. तीसरे में आपके पास सॉइल मॉइस्चर सेंसर आते हैं, सॉइल मॉइस्चर और सॉइल टेम्परेचर. तो ये 3 वर्जन्स हैं. Mayur Pansare has question that soil prediction gives information of deficiency of mineral in soil. अभी आपने भी कहा कि वो नहीं दे सकते, बट अगर आगे जाके अगर किसी फार्मर को अगर उसका न्यूट्रिएंट लेवल का भी सेंसर चाहिए तो हम उसको दे सकते. डेफिनेटली, अगर हम ऐसे सेंसर हमें मिलते हैं जो कि एक्यूरेटली दे पाएंगे और जिसकी लो मेंटेनेंस हो, तो वी कैन ब्रिंग इट देयर. तो वो भी कर सकते हैं. Sankalp Pawar connected through the Sangli is asking question that whether it is installed in Sangli area. Yes sir, multiple places. मीराज में है, सुभाष नगर में है, वालवा में है, सांगली में काफी जगह पे. Okay, okay. Namrata Chaudhary from Jalgaon is asking whether it is useful in Banana, Jalgaon area. हाँ, Banana में it can be very useful because water management is very important in Banana also. So it can be very useful in Banana. Ashutosh More asking for the is there any unit installed in Satara district? सतारा में नहीं है सर अभी. Okay, Amrish Chaudhary asking from Nandurbar whether it is installed in Nandurbar district, because Nandurbar having very huge area of papaya. No sir, नंदुरबार में भी नहीं. पपाया में भी एक्चुअली इंस्टॉल नहीं है अभी, at no place. Okay. Dr. Gopal asking question from the Konkan area in Western Ghat. वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, तो it is useful in Konkan region. Yes sir, definitely. हाँ, it can be used. Okay. सोनेवाड़ी में कहाँ पे है? ओंकार काली is asking. सोनेवाड़ी में PPF फार्म्स पे है. गणेश पडोल के पास. हाँ, गणेश पडोल, तुषार पडोल. Okay. I think we have covered all the questions. If anything else to share, अगर आपके पास कुछ बाकी हुआ तो. Milind Gaidani is asking total cost of 57,000 include station, rainfall, soil temperature plus moisture sensors complete. और इसमें कुछ क्या क्या आता है 57? एक बार फिर से बता दो कि because most of questions is on the basis of the cost and their what parameter you are going to give. Yes. So 57,000 का जो मेन वेदर यूनिट है, उसमें आपको वेदर के सारे पैरामीटर्स जैसे रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, लीफ वेटनेस, लाइट इंटेंसिटी, प्लस आपको सॉइल के पैरामीटर्स जैसे 2 लेवल का सॉइल मॉइस्चर और सॉइल टेम्परेचर, ये सब कुछ आता है. इसमें एक क्वेश्चन आया है सचिन दिगंबर ढगे. If accuracy changes with change in the distance of the farm, मतलब अगर उसका चेंज हो जाता है फार्म का साइज, तो उसकी एक्यूरेसी भी एक्यूरेसी इन द सेंस कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कि आपका 1 किलोमीटर के अंदर कितने भी फार्म्स हैं, तो वहां पे लगभग सारे पैरामीटर सेम ही रहते हैं, तो उसमें उतना एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं आता है. उससे ज्यादा डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है तो डेफिनेटली एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है. ओके. सचिन चौधरी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि he having the farm of 8 acres and having 2 types of soil. Yes, तो उनके पास एक ही क्रॉप है, मे बी शायद ग्रेप्स होगा. तो 2 टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो उसमें 2 अलग सेंसर लगाना पड़ेगा. यस, इफ अगर आपको जैसे मान लीजिए अगर आपकी 80% सॉइल एक टाइप की है, एक प्लॉट में भी कई लोगों को डिफरेंट सॉइल होती है, तो अगर आपकी 80% सॉइल अगर एक टाइप की है और उसके बेसिस पे आपको क्योंकि आपको मैनेजमेंट एक ही तरीके से करना है,
तो यू कैन यूज ओनली वन सेंसर जो मैक्सिमम सॉइल है, और बाकी सॉइल का हम लोग फिजिकल टेस्ट ले लेते हैं, उसके बेस पे कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके डिफरेंट प्लॉट्स हैं जिनमें डिफरेंट सॉइल है तो डिफरेंट सेंसर प्रोब लगा के हो जाता है, लेकिन अगर आपके एक ही प्लॉट में भी डिफरेंट सॉइल है तो वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्लॉट का रिप्रेजेंट कर रहा हो, वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। Okay, Prabhakar Shilpad asked questions in 1 acre area. How many soil sensor will be required? If it's same crop, same plot, only one place the sensors will be required. अगर प्लॉट साइज उसको कितना लिमिट कितना है उसको, अगर 1 एकड़ का या 2.5 एकड़ का? प्लॉट साइज का देयर इज नो सच लिमिट। अगर आपकी मान लीजिए एक इरिगेशन है, एक सॉइल, एक टाइप की सॉइल है, एक टाइप का प्रूनिंग है, एक ही इरिगेशन है, तो आपका एक सेंसर से ही, क्योंकि आपको उसको अगर इरिगेशन एक साथ करना है तो आपको पॉइंट भी एक ही तरीके से डिसाइड करना होगा, उसमें मल्टीपल लगा के भी कोई फायदा नहीं। तो आपका जैसे नॉर्मली 1 एकड़ से 3-4-5 एकड़ का जो प्लॉट है उसके लिए एक प्लेस पे इंस्टॉल करके, अगर आपका सेम इरिगेशन है तो एक पे चल जाता है। Okay, Anup Panchwag asking question from Solapur area. Is there any installation in Solapur area? सोलापुर, ये आज या कल में एक इंस्टॉलेशन होने वाला, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, लेकिन हाँ सोलापुर में एक इंस्टॉलेशन अभी है। ओके, अनुपजी आम्ही तुम्हाला सरांचा नंबर इथे देणार आहे, नंतर तुम्ही सरांशी पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून घ्या. मिलिंद गायधनी आस्किंग whether this app instruct to start and end the irrigation in real time. स्टार्ट मतलब मोटर कंट्रोलर नहीं आता इसमें, इट विल टेल यू कि आपका इरिगेशन स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, मतलब आपका मॉइस्चर नीचे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, और आपको कब इरिगेशन स्टॉप करना चाहिए, इट विल टेल यू दैट। लेकिन इसका कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल योर मोटर विद दिस ऐप। कृष्णकांत बनकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कैन दिस बी बीइंग यूज्ड बाय द मोर देन वन पर्सन इन डिफरेंट मोबाइल्स एज पर देयर कन्वीनियंस? यस यस, तो बेसिकली आपको एक मोबाइल नंबर रहता है, उस पे आपका ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप कितने भी लोगों से शेयर कर सकते हैं, कितने भी आपके जितने भी घर के लोग हैं या जितने भी आपके दोस्त हैं, जिससे भी आप चाहें वो आप उसको अकाउंट का एक्सेस दे सकते हैं एंड ही कैन यूज द ऐप, सेम आपका। ओके, उससे सिर्फ वहाँ का जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वही का डेटा मिलेगा ना? वहीं का डेटा वहीं का मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई दूर है या फिर कोई और रिश्तेदार इसको दिखाना है तो। ओके, अगर किसी को सिर्फ सॉइल में मॉइस्चर का सेंसर चाहिए या सॉइल टेम्परेचर का सेंसर चाहिए तो उसका कॉस्ट कितना आएगा? सर 33,000 जाता है अभी उस पूरी यूनिट का, उसके साथ में यूनिट भी आती है। ओके, और आपका सॉइल टेस्ट वगैरह सब उसमें इंक्लूड रहता है। Navjyoti Deka asking question, how much accuracy level for this instrument for forecast weather data? So how can we know the forecast data correct or not? सो बेसिकली आपको फोरकास्ट के साथ में आपको रियल टाइम, मतलब आपको रेन डेटा भी मिलता है। तो जैसे सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया कि कल आपका 25% चांसेस है रेन होने के और 4 mm रेन होगी, लेकिन तो कल आपको रेन का भी डेटा मिलेगा कि कितनी हुई, तो वैसे आप इसको क्रॉस वेरीफाई उसके साथ कर सकते हैं। Okay, Parnika Ganguly asked question, can it detect the diseases of the multiple crops with the same unit in the same field? सेम फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स, या वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। तो आपका बेसिकली डेटा सेम रहेगा, उसके बेस पे आपके मॉडल्स, एग्रोनॉमी मॉडल्स और जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इट कैन बी डन। Okay, Joheb Tahir Ali Dawoodi asked question from Aurangabad, is that useful in intercropping or mixed cropping? जो जिसमें भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, तो उसके लिए कितना मतलब फायदेमंद रहेगा? कहाँ आपको प्रेडिक्शंस और डेटा डिफरेंट क्रॉप का मिल जाएगा उसके बेसिस पे ही, लेकिन इंटरक्रॉप के हम लोग को वो देखना होगा कि उनके प्रैक्टिसेस नॉर्मली कैसे रहते हैं। मान लीजिए कि वो किस क्रॉप के हिसाब से इरिगेशन शेड्यूल करते हैं, तो वो आपको इरिगेशन उसी क्रॉप के हिसाब से शेड्यूल करना होगा। तो दैट आर फ्यू थिंग्स दैट हम लोग को देखना पड़ता है प्लेस टू प्लेस, तो उसके बाद चल सकता है। Okay, Jayesh Patil asked question that the life of the sensor. 5 to 6 years the soil moisture sensor works. Yes, life of sensor. 5 to 6 years. 5 to 6 years. Is there any problem of the corrosion or the rusting? No, it's not metal or anything, so corrosion rusting उसमें नहीं आता है। इसमें अभी एसिड की भी प्रैक्टिस ज्यादा है ग्रेप्स में, या
बाकी क्रॉप्स में भी। तो जब फार्मर गिविंग द एसिड्स फ्रॉम द फर्टिगेशन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? नो प्रॉब्लम as such. What is your 1 year after installation? You are providing 1 year free service. Then what will be the annual cost for your subscription? 6,000 year per year, 6,000 rupees per year. 6,000 per year. यस सर, उसमें आपका सिम का भी चार्ज इंक्लूड रहते हैं और आपका सॉफ्टवेयर का भी चार्ज इंक्लूड। ओके, तो सिम जो इसमें होता है वो अपना मोबाइल के सिम जैसे होता है या अलग होता है? इट्स डिफरेंट सिम, बेसिकली M2M मशीन टू मशीन सिम या IoT सिम जिसे बोलते हैं वो यूज होता है। सो इट डिफरेंट सिम फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स। तो मोबाइल नेटवर्क या प्रोवाइडर जो होता है उससे अगर उसका कोई मतलब नहीं होता? नहीं, मोबाइल प्रोवाइडर सेम रहते हैं लेकिन सिम अलग रहती है, मतलब वो सिम आपके मोबाइल में नहीं चलेगी, तो वो सिम अलग रहती है। Sankalpa Power asked question that if we having 2 different crops in a very small area, so you have to install the moisture sensor, 2 different sensor for the both crop. Yes, if it's separated kind of thing, अगर आपकी जैसे मतलब 1 by 1 मल्टी क्रॉपिंग नहीं है और सेपरेटेड है, तो आप डिफरेंट सेंसर्स का यूज भी कर सकते हैं। that is also provided. Okay, Jayesh Patel asked for the field level service to any repair or maintenance. Are you providing? Yes sir, so we have people in every district, तो within 24 to 80 hours we try to cover जो भी सर्विस इश्यूज रहते हैं 24 to 80 hours में रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, विजेता सिंह आस्किंग आपके इसमें इंटरेस्ट है वो हम आपको जो कांटेक्ट नंबर लिस्ट है वो भी देने वाले हैं। इज आस्किंग फॉर द कांटेक्ट पर्सन। Sandeep Ufade asked question that his all plot is within a 3 kilometer radius, so whether he have to install 1 unit or 3 different unit? अगर 3 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है तो वो थोड़ा 1 यूनिट के लिए ज्यादा हो जाता है, तो we'll have to either find a center point जिसमें हम एक करके और बाकी से डिस्टेंस जो है अगर 1 to 2 किलोमीटर है, तो उसके वैसे हम लोग कर सकते हैं। He having 8 plot, so उनको 8 प्लॉट के लिए उनको अलग-अलग सेंसर बिठाने पड़ेंगे, सॉइल सेंसर। अगर एकदम ही अलग वही अगर एकदम अलग सॉइल है, एकदम अलग प्रूनिंग है और उस प्लॉट का मैनेजमेंट एकदम अलग है, तो वी नीड अनदर इरिगेशन सेंसर टू उसके लिए।